मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपनी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में और लेंसों के प्रकार के बारे में। आज हम पढ़ेंगे लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। आज पढ़ेंगे लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। तो जैसे परिभाषाएं हमने दर्पणों से संबंधित पढ़ी थी, उसी प्रकार की परिभाषाएं लेंसों से संबंधित भी होती हैं। जैसे कि वक्रता केंद्र, वक्रता दूरी, मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु, फोकस दूरी, फोकस तल दूरी, ये सभी परिभाषाएं हमें लेंसों से संबंधित भी पढ़नी है। तो देखो, सबसे पहली परिभाषा है वो है वक्रता केंद्र। सबसे पहली जो हमारी डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? किसी भी लेंस को बनाने के लिए हमें दर्पण में एक खोखले गोले की आवश्यकता थी, लेंसों में दो खोखले गोले की आवश्यकता होती है। ये एक खोखला गोला और ये दूसरा खोखला गोला। तो दो गोलों से मिलकर एक लेंस बनता है। यह पार्ट हमने ऐसे काट दिया तो यह बन गया उत्तल लेंस। और यदि दो खोखले गोलों को ये पार्ट हमने ऐसे काट के आपस में संयोजित किए तो यह बन गया अवतल लेंस। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा की बात कर रहे थे हम। ये दो गोले हैं, खोखले गोले। सबसे पहले तो मैंने आपको जब लेंसों की परिभाषा पढ़ाई थी उसमें भी बताया था कि दो पृष्ठ होंगे, यह अनिवार्य है। लेंस दर्पण में एक पृष्ठ था और लेंसों में दो पृष्ठ होंगे। तो दो पृष्ठ दो अलग अलग गोलों से आएंगे, दो गोलों से मिलकर एक लेंस बनता है। तो वक्रता केंद्र लेंस को जिन दो खोखले गोलों का कटा हुआ भाग माना जाता है। दर्पण में एक पृष्ठ था तो एक वक्रता केंद्र था। लेंस में दो पृष्ठ हैं, दो खोखले गोले हैं, तो दो वक्रता केंद्र होंगे। तो लेंस को जिन दो खोखले गोलों का कटा हुआ भाग माना जाता है, उन गोलों के केंद्र को लेंस के वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लिया ये पृष्ठ गोला है तो वक्रता केंद्र को प्रदर्शित किससे करते हैं? C से। तो C1 और यह सेकंड गोला है तो C2। तो जिन खोखले गोलों का कटा हुआ भाग लेंस को माना जाता है, उन गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। इसलिए यदि हमें यहाँ अवतल लेंस बनाना है तो उसके लिए हमें खोखले गोलों को इस प्रकार काटना पड़ेगा। तो यहाँ भी है C1 और C2। वक्रता केंद्र तो लेंस को जिन दो खोखले गोलों का कटा हुआ भाग माना जाता है, इन गोलों के इन भागों को काट के हमें एक लेंस बना है। इन गोलों के केंद्र क्या कहलाएंगे? वक्रता केंद्र। दूसरी परिभाषा है वक्रता त्रिज्या।
दूसरी परिभाषा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या लेंस को जिन दो खोखले गोलों का कटा हुआ भाग माना जाता है उनके केंद्र वक्रता केंद्र और इनकी त्रिज्या क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। तो यहां से यह त्रिज्या वक्रता त्रिज्या R1 और यह R2, तो इनकी त्रिज्या क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। तो जिन दो खोखले गोलों का कटा हुआ भाग लेंस को माना जाता है उनके केंद्र वक्रता केंद्र और उन गोलों की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या। तीसरी परिभाषा है मुख्य अक्ष। तीसरी परिभाषा है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? दर्पण के लिए भी पढ़ा था हमने। क्या होता है मुख्य अक्ष? एक काल्पनिक रेखा। क्या होता है? काल्पनिक रेखा। तो दर्पण के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो C1 और C2 इन दोनों केंद्रों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, यह जो काल्पनिक रेखा है यह क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगी यह काल्पनिक रेखा? मुख्य अक्ष। उसके बाद अब तक हमने तीन परिभाषाएं पढ़ी। वक्रता केंद्र, लेंस को जिन दो खोखले गोलों का कटा हुआ भाग माना जाता है उन गोलों के केंद्र वक्रता केंद्र, जिन दो खोखले गोलों का कटा हुआ भाग लेंस को माना जाता है उनकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या, और दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। तो ये तीन परिभाषाएं अभी तक हमने पढ़ी। दर्पणों में भी पढ़ी थी। दर्पण और लेंस में जो अंतर बताया था मैंने, दो अंतर मेजर हैं जो आपको याद रखने हैं। दर्पण में एक पृष्ठ होता है, दर्पण एक खोखले गोले से मिलकर बना होता है। लेंस में दो पृष्ठ होते हैं, लेंस दो खोखले गोलों से मिलकर बना होता है। इसके अलावा जो और मेजर अंतर है वो है कि दर्पण से परावर्तन की घटना होती है, प्रकाश टकराकर वापस लौटता है। लेंसों से परावर्तन की घटना नहीं होती। लेंस कैसे होते हैं? पारदर्शी। लेंसों से अपवर्तन की घटना होती है, लेंसों से प्रकाश आर पार निकलता है। लेकिन दर्पण अपारदर्शक होते हैं, उनके एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश हुई होती है, वह प्रकाश को परावर्तित करता है, जबकि लेंस प्रकाश को अपवर्तित करता है। तो यह अंतर हमें याद रखने हैं। बाकी डेफिनेशन सेम है। इसके बाद हमने दर्पण में पढ़ा था ध्रुव। लेंसों में ध्रुव की जगह जो शब्द काम में लेते हैं वो है प्रकाश केंद्र। क्या है? प्रकाश केंद्र। इसको प्रदर्शित करते हैं O से। तो लेंस के ध्रुव पर प्रकाश केंद्र बोलते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, यह लेंस, यह मुख्य अक्ष, मान लिया ये C2 और यह है C1। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाए, तो जिससे प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाए, क्या कहलाएगी? प्रकाश केंद्र। यह बिंदु क्या है? प्रकाश केंद्र। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, लेंस के बीचों बीच और मुख्य अक्ष पर यह बिंदु होता है जहां से प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। जैसे आती है वैसे ही सीधे निकल जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश केंद्र। तो यह बिंदु क्या हो गया? प्रकाश केंद्र। याद रखना है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस का मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, क्या कहलाता है? प्रकाश केंद्र। इसके बाद मुख्य फोकस। इसके बाद है मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस आपको बताया था जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें फोकसित होती हैं या फोकसित होती हुई
प्रतीत होती हैं। फोकसित को हम दूसरी भाषा में बोल देते हैं कि मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इकट्ठी होती हैं या इकट्ठी हुई प्रतीत होती हैं। वो हम कोई भी शब्द यूज में ले सकते हैं, सबका मतलब सेम है। जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह मुख्य फोकस कहलाता है। अब दर्पण में परावर्तन की घटना होती है, इसलिए हम वहां बोलते हैं कि परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं। लेकिन मैंने आपको अभी बताया था कि लेंसों में परावर्तन नहीं, कौन सी घटना होती है? अपवर्तन की। तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो वह बिंदु क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। तो देखो, मैंने आपको बताया था दर्पण और लेंस एक दूसरे के अपोजिट। जो काम अवतल दर्पण ने किया था वह काम उत्तल लेंस करेगा, जो काम उत्तल दर्पण ने किया था वह काम अवतल लेंस करेगा। वहां हम अवतल लेंस के अभिसारी बोलते हैं, वहां हम अवतल दर्पण को अभिसारी बोलते हैं, यहाँ हम उत्तल लेंस को अभिसारी बोलेंगे। तो उत्तल लेंस के लिए तो प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं। तो उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें अपवर्तन का मतलब पथ में परिवर्तन, यहाँ से प्रकाश की किरण गई, पथ में परिवर्तन हुआ, जिस बिंदु पर मिलती हैं वह क्या? मुख्य फोकस। और अवतल के लिए क्या होगा? मिलती हुई प्रतीत होंगी। यह प्रकाश की किरण गई, फैला देगा, लेकिन मिलती हुई कहां प्रतीत होंगी? फोकस पर। यह अवतल लेंस। तो याद रखना है, मुख्य फोकस, प्रकाश की किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय लेंस पर आपतित होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उत्तल लेंस में मिलेंगी, और या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं अवतल लेंस में वास्तव में नहीं मिलेंगी। यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है लेकिन मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो याद रखना है, वही बात है, यहाँ लेंस है तो हमें अपवर्तन बोलना है, दर्पण में दर्पण था तो हमें परावर्तन बोलना था। तो वहां परावर्तन के पश्चात मिलती थी और यहाँ अपवर्तन के पश्चात मिलेंगी। यह आपको याद रखना है। मुख्य फोकस, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह मुख्य फोकस कहलाता है। तो यह हुआ मुख्य फोकस। अगली परिभाषा है फोकस दूरी। या फोकस तल दूरी। तो फोकस तल दूरी, तो फोकस तल दूरी बोलते हैं मुख्य अक्ष पर फोकस बिंदु के लंबवत खींचा गया तल फोकस तल कहलाता है। मान लो ये उत्तल लेंस है, यह फोकस, यह f2। तो फोकस के लंबवत मुख्य अक्ष पर मुख्य फोकस के लंबवत खींचा गया तल, तो यह तल क्या हो गया? फोकस तल। और प्रकाश केंद्र से इस तल की दूरी, यह दूरी क्या कहलाएगी? फोकस तल दूरी। तो यह परिभाषाएं थी लेंसों से संबंधित। सबसे पहले वक्रता केंद्र, तो लेंस को जिन दो खोखले गोलों का कटा हुआ भाग माना जाता है उन गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। दो गोलों का कटा हुआ भाग माना जाता है
इसलिए वक्रता केंद्र भी लेंस में 2 होते हैं। उसके बाद दूसरी परिभाषा पढ़ी थी हमने वक्रता त्रिज्या। तो लेंस को जिन 2 खोखले गोलों का कटा हुआ भाग माना जाता है उन गोलों की त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसके बाद अगली परिभाषा पढ़ी थी हमने मुख्य अक्ष। तो दोनों प्रकाश केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। चौथी परिभाषा थी प्रकाश केंद्र। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है वह क्या कहलाता है? प्रकाश केंद्र। उसके बाद पढ़ा हमने मुख्य फोकस। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें लेंस पर आपतित होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। फोकस तल दूरी, फोकस मुख्य अक्ष पर फोकस के लंबवत जो तल खींचा जाता है वह फोकस तल कहलाता है और उसकी प्रकाश केंद्र से दूरी फोकस तल दूरी कहलाती है। अब है लेंसों से अपवर्तन के नियम। लेंसों से प्रकाश किरणों के अपवर्तन के नियम। जैसे कि हमने दर्पण में पढ़ा था कि प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित होंगी तो उनका अपवर्तन किस प्रकार होगा, उसी प्रकार लेंसों में भी प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न प्रकार से आपतित होती हैं और उनका अपवर्तन भी भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। जैसे कि पहला नियम है, यदि प्रकाश की किरण लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो फोकस से गुजरती है। यही परावर्तन का नियम भी था कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो फोकस से निकलेगी। लेंसों में भी सेम है, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से निकलेगी या निकलती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम, यदि फोकस से होते हुए लेंस पर आपतित होती है यदि फोकस से होते हुए लेंस पर आपतित होती है तो यह देखो फोकस से होकर लेंस पर आपतित होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यदि मुख्य अक्ष के समांतर आई तो फोकस से जाएगी और यदि फोकस से आई तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो यह याद रखना है, वही नियम है जो दर्पणों से संबंधित थे, वहां भी सेम था, बस अंतर यह है कि यहाँ अपवर्तन की घटना होगी और दर्पणों में परावर्तन की घटना होती है। तो यदि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी। ऐसे ही यदि फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम, यदि प्रकाश केंद्र से होते हुए लेंस पर आपतित होती है, यह प्रकाश केंद्र, तो मैंने आपको बताया था प्रकाश केंद्र कहते किसे हैं? वह बिंदु, प्रकाश केंद्र किसे कहते हैं? वह बिंदु जहां से निकलने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाए, मतलब उसके पथ में कोई भी परिवर्तन नहीं हो, वह क्या कहलाता है? प्रकाश केंद्र। तो सीधी सी बात है, यदि प्रकाश केंद्र पर आपतित होगी तो बिना मुड़े सीधे ही निकल जाएगी। तो वही 3 नियम है जो दर्पणों के लिए थे।
यदि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी फोकस से जाएगी, यदि फोकस से आएगी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, यदि प्रकाश केंद्र से आएगी तो प्रकाश केंद्र तो हम कहते ही उसको है जिस पर आने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाए। तो यदि प्रकाश केंद्र पर आपतित होगी तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। तो ये 3 नियम थे जो हमें प्रतिबिंब निर्माण में काम में लेने हैं। अब हमें पढ़ना है लेंसों से संबंधित प्रतिबिंब निर्माण। तो लेंसों में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस से संबंधित प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस से संबंधित प्रतिबिंब निर्माण, यह याद रखना, पहले भी बताया था, काफी बार बता चुका हूं, अब फिर से बता रहा हूं कि जो स्थितियां हमने अवतल दर्पण के लिए पढ़ी थी वह लेंसों में उत्तल लेंस के लिए पढ़नी होंगी। जो काम अवतल दर्पण ने किया था वह उत्तल लेंस करेगा और जो काम उत्तल दर्पण ने किया था वह अवतल लेंस करेगा। तो हमने वहां पर 6 स्थिति अवतल दर्पण के लिए पढ़ी थी, हमें यहाँ 6 स्थितियां उत्तल लेंस के लिए पढ़नी होंगी। स्थिति सेम है, तरीका सेम है, प्रकृति सेम है, प्रतिबिंब की स्थितियां भी सेम है, साइज भी सेम है। बस जो अंतर मैंने आपको बताया था, यदि आपके दिमाग में वो डिफरेंस है कि दर्पण और लेंस में डिफरेंस क्या है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दर्पण से परावर्तन की घटना होती है और लेंस से अपवर्तन की घटना होती है। यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण डिफरेंस है जो दर्पण और लेंस के अंदर है। यदि आपको यह समझ में आ गया, आपके दिमाग में यह फिक्स है कि दर्पण से परावर्तन की घटना होती है और लेंस से अपवर्तन की घटना होती है, तो फिर आपको प्रतिबिंब निर्माण दर्पण और लेंस के, यदि आप दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण जानते हैं तो लेंसों के प्रतिबिंब निर्माण आपको करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो देखो, मान लिया यह उत्तल लेंस, प्रकाश केंद्र F1 C1 F2 C2। अब देखो, पहली स्थिति वस्तु कहां थी? अनंत पर। पहली कंडीशन में वस्तु कहां थी? अनंत पर। मैंने आपको बताया था पहली स्थिति आपको याद रखनी है, जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। पहली स्थिति याद रखनी है, दर्पण में भी याद रखनी है कि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। उसके बाद एक एक स्टेप करके वस्तु आगे ले जानी है। मैंने आपको बताया था दर्पण में कि वस्तु हमें एक एक स्टेप करके आगे ले जानी है, लेकिन प्रतिबिंब एक एक स्टेप पीछे लाना है। वहां हम प्रतिबिंब पीछे क्यों लाए थे? क्योंकि वहां पर परावर्तन की घटना हो रही थी, प्रकाश की किरण टकराकर वापस आ रही थी। यहाँ हमें वस्तु पीछे नहीं लानी, हमें यहाँ वस्तु ही एक एक स्टेप आगे ले जानी है, क्योंकि यहाँ कौन सी घटना हो रही है? अपवर्तन की। यहाँ प्रकाश किरण टकराकर वापस नहीं आएगी बल्कि बाहर निकल जाएगी। तो हमें यहाँ वस्तु ही एक एक स्टेप आगे ले जानी है और प्रतिबिंब भी एक एक स्टेप आगे ले जाना है। स्टेप बताया था आपको, बिंदु है या तो इनके बीच में आएगी, बिंदु पर, बीच में, बिंदु पर, बीच में। तो याद रखना, पहला बिंदु वस्तु कहाँ है? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ है? फोकस पर। उसके बाद अगला बिंदुओं के बीच में। यह बिंदु हमने मान लिया, एक बिंदु हम मानते हैं, मान लिया हमने पहला बिंदु क्या है? अनंत। तो दूसरी कंडीशन में वस्तु कहाँ आएगी? C1 से परे या अनंत व C के मध्य। C किसको बोलते हैं? वक्रता केंद्र तो वक्रता केंद्र से परे या अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य। यहाँ प्रतिबिंब जब आगे जाएगा,
याद रखना है वस्तु भी आगे ले जानी है और प्रतिबिंब भी आगे ले जाना है। क्यों ले जाना है? क्योंकि यहाँ अपवर्तन की घटना होती है और लेंसों से प्रकाश की किरण पार निकल जाती है। पार निकलेगी तो हमें प्रतिबिंब भी आगे ही ले जाना होगा। तो एक एक स्टेप करके ले गए। पहली कंडीशन वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस पर। दूसरी कंडीशन वस्तु हम आगे लाए तो अनंत और C1 के मध्य, तो प्रतिबिंब कहाँ आएगा? F2 और C2 के मध्य। अगली कंडीशन में वस्तु बताया था मध्य में बिंदु पर। बिंदु कौन सा है? C1। तो वस्तु कहाँ आई? C1 पर। आगे आगे बढ़ेंगे, बीच में आ चुकी अगला बिंदु क्या है? C2 पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C2 पर। वस्तु को आगे ले जाओ, बिंदु से कहाँ आएगी? बीच में। तो चौथी कंडीशन में C1 व F1 के मध्य। यहां से प्रतिबिंब को आगे ले जाएंगे तो C2 व अनंत के मध्य या C2 से परे। वस्तु को आगे ले जाओ, कहाँ आ गई? F1 पर। प्रतिबिंब को आगे ले गई तो इससे आगे क्या है? अनंत पर। क्या है? अनंत पर। अब यदि वस्तु को और आगे ले जाएंगे तो F1 और O के मध्य। अब अनंत से आगे हम जा नहीं सकते, इसलिए वस्तु कहाँ आ जाएगी? पीछे। कहाँ जाएगी वस्तु? पीछे। तो यहां से यह दूरी समाप्त हो गई क्योंकि प्रतिबिंब अनंत तक पहुंच गया है। अनंत से आगे हम जा नहीं सकते तो हमें इसी ओर वस्तु को लाना पड़ेगा। तो छठी कंडीशन में प्रतिबिंब भी यही बनेगा। प्रतिबिंब किधर बनेगा? जिधर वस्तु होगी। तो सेम दर्पण की तरह है, वही तरीका है प्रतिबिंब की स्थितियों का, बिंब की स्थितियों का। बस अंतर क्या है? वहां हमने प्रतिबिंब को पीछे खिसकाया था क्योंकि परावर्तन हुआ था, प्रकाश की किरण टकराकर वापस आई थी। यहाँ हमें वस्तु को पीछे नहीं खिसकाना, वस्तु को आगे ले जाना है। क्यों ले जाना है? क्योंकि यहाँ अपवर्तन की घटना होगी, प्रकाश की किरण सीधे निकलेगी। अब देखो साइज। साइज बताया था मैंने। यहाँ पहली स्थिति में साइज कैसा होता है? बिंदुवत। कैसा होता है? बिंदुवत। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आकार बड़ा होता जाएगा। शुरू में बहुत ज्यादा छोटा, उसके बाद बड़ा तो होगा लेकिन फिर भी कैसा होगा? छोटा। आकार बढ़ेगा, बिंदु की तुलना में बड़ा होगा लेकिन वस्तु की तुलना में छोटा होगा। उसके बाद डायरेक्ट बड़ा नहीं करना, फिर याद रखना है कैसा होगा? तीसरी स्थिति में बराबर, चौथी में बड़ा, पांचवी में बड़ा और छठी में भी बड़ा। साइज सेम है जो दर्पण में था। उसके बाद बात करेंगे प्रकृति की। तो प्रकृति जो दर्पण में बताई थी अवतल दर्पण के लिए 5 स्थितियों में प्रकृति कैसी? उल्टा व वास्तविक। कैसी होती है? उल्टा व वास्तविक। और छठी कंडीशन में प्रकृति कैसी होगी? सीधा व आभासी। प्रकृति भी याद रखनी है जो दर्पण में थी 5 स्थितियों में उल्टा व वास्तविक और छठी स्थिति में सीधा व आभासी। तो सब कुछ उसकी तरह ही सेम है। अपवर्तन के परावर्तन के नियम भी लगभग सेम है, बस जो अंतर है वो यही है, परावर्तन और अपवर्तन। अब देखो प्रतिबिंब निर्माण किरण आरेख द्वारा हम समझेंगे। पहली स्थिति वस्तु कहाँ होगी? वस्तु अनंत पर हो। वस्तु अनंत पर है, उत्तल लेंस है, मुख्य अक्ष, प्रकाश केंद्र, फोकस फर्स्ट, वक्रता केंद्र फर्स्ट, फोकस सेकंड, वक्रता केंद्र सेकंड। वस्तु अनंत पर है, वस्तु हमें दिखेगी नहीं, सिर्फ क्या दिखेंगी? प्रकाश की किरणें आती हुई। तो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी और परावर्तन के पश्चात कहां से जाएंगी? फोकस से। तो पहली स्थिति में प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पर। कहां बना? फोकस पर। बताया था आपको प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, F2 पर। आकार कैसा? आकार याद रखने को बताया था पहली स्थिति में बिंदुवत और प्रकृति, 5 स्थितियों में उल्टा व वास्तविक।
दूसरी स्थिति, जब वस्तु C1 से परे हो, उत्तल लेंस R O F1 C1 F2 C2, C1 से परे ये वस्तु हो गई। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहां से जाएगी? फोकस से। तो मैंने आपको बताया था, दर्पण में भी बताया था, दर्पण में तो क्या था कि एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई थी और दूसरी किरण F या C से होकर गई थी। यहाँ पर दूसरी किरण हमेशा प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी। कहां से जाएगी? प्रकाश केंद्र से होकर। तो दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब कहां बना? F2 व C2 के मध्य। आकार बिंदुवत से तो बड़ा होगा, लेकिन वस्तु से कैसा रहेगा? छोटा। प्रकृति सेम है, उल्टा है। वास्तविक। तीसरी स्थिति, वस्तु C1 पर हो, वस्तु कहां हो? C1 पर। तो वस्तु C1 पर एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहां से जाएगी? फोकस से। और दूसरी किरण मैंने बताई थी हमेशा कहां से जाएगी? प्रकाश केंद्र से। कहां से जाएगी? प्रकाश केंद्र से। तो वो प्रतिबिंब कहां बना? C2 पर। आकार बराबर, प्रकृति उल्टा व वास्तविक। चौथी कंडीशन, वस्तु कहां आएगी? C1 व F1 के मध्य। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से जाएगी और दूसरी किरण प्रकाश केंद्र से होकर। तो कहां बना प्रतिबिंब? C2 से परे। आकार बड़ा, प्रकृति उल्टा व। पांचवा, वस्तु कहां हो? F1 पर हो। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से दूसरी प्रकाश केंद्र से मिलेंगे नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। आकार बड़ा, प्रकृति उल्टा व वास्तविक। 5 स्थितियों में कैसी होगी? उल्टा व वास्तविक। छठी कंडीशन, वस्तु F1 व O के मध्य। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से दूसरी प्रकाश केंद्र से। अनंत से आगे जा नहीं सकते, इसलिए प्रतिबिंब कहां जाएगा? वापस इसी ओर। तो जहां से प्रकाश की किरणें मुड़ी हैं वहीं से हम डैश ट्रेस करके आगे बढ़ाएंगे। बताया था डैश ट्रेस क्यों करते हैं? क्योंकि प्रकाश की किरणें यहाँ वास्तव में नहीं मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो प्रतिबिंब कहां बना? उसी ओर जिस ओर वस्तु है।
आकार बड़ा, प्रकृति छठी कंडीशन प्रकृति कैसी हो जाएगी, सीधा व आभासी। तो यह थे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। हमसे लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।